टॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ फिर से डॉक्टर वर्षा तिवारी हमारे साथ में है। मैम, स्वागत है आपका डॉक्टर स्टॉक में। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है, जानना सब जने चाहते हैं बट कोई भी जना उस पर डिस्कस नहीं करना चाहता। सब जने उसकी इन्फॉर्मेशन तो चाहते हैं, चाहे गांव हो या शहर हो या बड़े ए क्लास सिटीज भी हो, लेकिन हर आदमी को इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए और सब इस चीज़ को अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं वेजाइनल लैक्सिटी पर। ये यूजुअली आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है और यूजुअली लोग डॉक्टर से डिस्कस करने में बहुत शर्माते हैं। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा बेसिकली ये वेजाइनल लैक्सिटी जो हम इंग्लिश में जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, यूजुअली होता क्या है? देखिए, वजाइना जो है ना वो एक हॉलो रास्ता है जी, पैसेज। वजाइना का अपना कोई स्वरूप तो है नहीं जी। अब होता क्या है, वजाइना जो बनी हुई है उस आसपास की मांसपेशियां जी, फाइब्रस टिश्यू और उसके आसपास हड्डियां हैं जी, वो सब तरफ से सराउंडेड है, बीच में खाली जगह, दैट इज वजाइना। राइट। वो सिर्फ एक रास्ता है जी, जिसके थ्रू बच्चा बाहर आ सके। अब होता क्या है, जब 9 महीने तक माँ बच्चे को पेट में रखती है तो ये सब मांसपेशियों पर बड़ा बोझ होता है, जिसके कारण वो लूज हो जाती है। जब बच्चा होता है तो एकदम से तेजी से जब प्रेशर इंक्रीज होता है, बच्चा रिलीज होता है, तो वहां पर कुछ हमें नहीं दिखता है तो भी अंदरूनी टूट फूट वेयर एंड टियर होती है, जिसकी वजह से एक तो ये मसल्स वीक हो गई, दूसरा वेयर एंड टियर हो गया, टूट फूट हो गई। इन सब चीजों की वजह से आसपास का सपोर्ट वीक हो जाता है और वजाइना एक तो बच्चा निकलने की वजह से थोड़ा सा फैल जाता है वो रास्ता, और दूसरा मांसपेशियां वीक होने की वजह से हल्का बाहर आता है। किसी किसी केस में जहाँ ज्यादा डैमेजेस होते हैं वहाँ ज्यादा बाहर आने होता है। जी। अच्छा, ये मतलब यूजुअली कितनी कॉमन है ये प्रॉब्लम इंडिया में? इट इज वेरी कॉमन। इंडिया में ही नहीं, मतलब इंडिया के बाहर, क्योंकि बच्चा तो सभी को पैदा करना है तो सभी जगह कॉमन है। पर हम लोग एक्सरसाइज कम करते हैं, इसलिए हम लोगों को थोड़ा ज्यादा परेशानी जी पड़ती है। क्या इसका एज फैक्टर से भी कुछ रिलेशन है? जैसे एज अगर बढ़ जाएगी तो वेजाइनल लैक्सिटी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। एज बढ़ेगी तो हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन कम हो जाएगा जी, हमारी मसल्स ओवरऑल कमजोर हो जाएंगी जी। तो सभी दूर की मसल कमजोर होनी है तो पेल्विक मसल भी कमजोर होनी है, तो ये प्रॉब्लम बढ़ेगी तब। ओके। तो अच्छा, जैसे अभी हमने बात करी कि जो बेसिकली बर्थ के टाइम में वेजाइनल लैक्सिटी बढ़ जाती है, तो क्या इसके कुछ और भी कारण होते हैं वेजाइनल लैक्सिटी बढ़ने के? किसी को मतलब कोई भी ऐसे कारण जो अंदर से नीचे की तरफ का प्रेशर होता है जी, सांस की प्रॉब्लम है, बहुत खांसी रहती है, बहुत कब्ज रहती है, बहुत सारे बच्चे हुए हैं, बहुत बार इन्फेक्शन हुए हैं, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो यूजुअली लोग डिस्कस नहीं करते, इस चीज का इमोशनल या मेडिकल टाइप से कुछ रिलेशन रहता है? देखिए, एक कॉन्फिडेंस होता है फीमेल का, वो उससे कम हो जाता है, क्योंकि उसको कहीं पर भी, हमें कहीं पे भी हमारे किसी भी शरीर के अंग में अगर कमी महसूस होती है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल गिरता है। ठीक है, मैरिटल रिलेशनशिप में कहीं कहीं फर्क पड़ सकता है, समझदारी को तो नहीं फर्क पड़ता। इसको हम खाली कॉस्मेटिक इशू मान सकते हैं या हेल्थ इशू भी? ये तो हेल्थ इशू ही ज्यादा है, क्योंकि वजाइना अपने साथ यूरिनरी ब्लैडर को भी खींचती है, पेशाब के थैले को भी खींचती है। मतलब बच्चेदानी के आगे पेशाब का थैला होता है, पीछे रेक्टम होता है, तो जब वजाइना थोड़ा नीचे को सरकते हैं तो ये सब चीजें भी नीचे को सरकती हैं, और इनके नीचे सरकने की वजह से यूरिन लीक करना, यूरिन होल्ड करने की क्षमता कम हो जाना, बार बार इन्फेक्शन होना, कई लोगों को लेटरिन होल्ड करने की क्षमता कम हो जाना। अच्छा, तो इस तरह से कई समस्याएं। That is just because of vaginal laxity. वेजाइनल लैक्सिटी हम अकेले नहीं बोल सकते ना, वो अपने साथ पूरे सब ऑर्गन्स राइट। अच्छा मैम, इस चीज को मतलब अर्ली स्टेज पर कोई फीमेल कैसे डायग्नोज कर सकती है? उसको कब ये लगता है, मतलब किस स्टेज पे आके उसको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? नीचे भार सा महसूस करने को लग जाता है जी, नीचे के जो अंग हैं, पेशेंट को लगता है कि उसका कुछ बाहर आ रहा है, हैवी हो रहा है, खांसने छींकने में महसूस होता है कि लीक कर रहा है, इससे उसको पता चलता है। अच्छा, जैसा अभी आपने बता ही दिया कि ये खाली लूज फीलिंग का मतलब तो नहीं है,
जैसे यूरिन लीकेज और बाकी इन्फेक्शन का भी खतरा बढ़ जाता है। तो इस चीज को क्या हम कुछ प्रिकॉशनरी ट्रीटमेंट ले सकते हैं? हाँ, जब से प्रेगनेंसी हो और जो चाइल्ड बर्थ के बाद में पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, मतलब नाकों की मसल्स की एक कसरत, इसको कीगल्स एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें मांसपेशियों को अंदर खींचते हैं, जैसे यूरिन होल्ड करने के लिए खींचते हैं, 10 तक गिनते हैं, लूज छोड़ देते हैं, फिर करते हैं, फिर ढीला छोड़ देते हैं। ये कसरत हम लोग कहते हैं दिन भर करना चाहिए। दिन भर करें, जब याद आते हैं तब करें और जीवन भर करें। बट इसमें एक मेरा क्वेश्चन है जो मैंने इसमें तो नहीं लिखा था, बट मैं पूछता हूँ, जो लोग एजेड हो जाते हैं उनको, जैसे मैं अभी देखता हूँ कि मेरे जैसे मदर फादर है, उनको खांसने में भी साउंड वॉल्यूम कम हो गया है, कंट्रोलिंग पावर कम हो गई है। तो जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं वो तो इस एक्सरसाइज को कर नहीं पाते होंगे। देखिए, पहले से करते रहेंगे तो मांसपेशियां मजबूत रहेंगी, ठीक है ना। बाद में जब भी करेंगे कुछ तो फर्क पड़ेगा ही ना। नुकसान तो कुछ है ही नहीं, वन पारी उतनी करें। राइट। मतलब अभी हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में यूजुअली लेडीज इसके बारे में बात नहीं करती। आप इस चीज के लिए क्या सजेस्ट करें? देखिए, बात तो करनी पड़ेगी, संकोच तो छोड़ना। पहले तो हम बहुत बड़ी करके रहते थे, ठीक है, तो धीरे धीरे संकोच को छूटते जा रहे हैं, तो ये संकोच भी छोड़ना पड़ेगा। हम उस एक हिस्से को शरीर का अंग ना माने, उसी के बारे में छुपाते रहे, कम से कम अपनी फैमिली में बोले, कम से कम अपने डॉक्टर को बोले, अपने हस्बैंड को बताएं, अपने हस्बैंड को बताएं, भाई कुछ खास लोगों को, माताएं अपने बेटों को, बेटियों को बताएं, किसी से तो शेयर करें कि ये परेशानियां जिन पे आप भरोसा करते हैं उनसे शेयर करते। राइट। अच्छा मैम, अभी हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया कि क्या होता है, कैसे होता है, हमें क्या करना चाहिए। नाउ अभी इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है? जैसे अभी वेजाइनल लैक्सिटी हो गई, मतलब लूज हो गया, तो उसकी टाइटनिंग के क्या क्या प्रोविजंस हैं? देखिए, टाइटनिंग के लिए जो अब सबसे बढ़िया चीज आ गई है वो है एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस। राइट। एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस जो है साइंस का नया ये करिश्मा है कि ऐसी मशीनें बन गई है, जैसे लेजर मशीन जो हल्का स्पीड देती है, वो मसल्स में काफी टाइट हो जाते हैं, वो बहुत धीरे धीरे दिया जाता है सब कुछ, क्योंकि आप बहुत हल्का ही इंटेंसिटी में दे सकते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा करके ये सेटिंग्स दे करके धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट लाया जाता है। लेजर में जो है लाइट की एनर्जी को यूज करते हैं जो हल्का हीटिंग करती है। दूसरा होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस भी हल्की स्पीड दे करके काम करती है। तीसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कुर्सियां होती है, उनमें बैठते हैं, वो मसल्स को इतना तेजी से कॉन्ट्रैक्ट कराती है। जो एक्सरसाइज हम बात कर रहे हैं, इस तरह की एक्सरसाइज आपको बाहर से मिलती है, आपको स्वयं नहीं करनी पड़ती। वो मजबूत चेयर आपको इस तरह की एक्सरसाइज देती है, और इतनी ज्यादा, मतलब उसमें तो 1 मिनट में 2000 बार मसल एक्सरसाइज इस तरह से होती है, तो बड़ी जल्दी से मसल पावर डेवलप हो जाती है। चौथी हमारे पास जो है जेट प्लाज्मा फॉर हर्ट। जेट प्लाज्मा फॉर हर्ट लेजर डिवाइस नहीं है, ये इसमें हीट नहीं प्रोड्यूस होती, ये जो है सेल्स को चार्ज करती है, चार्ज करके सेल्स और उसके आसपास के टिश्यू को स्ट्रेंथन कर देती है। कोई हीट नहीं है तो कोई जलने का खतरा नहीं, कोई एनेस्थीसिया नहीं चाहिए, वॉकिंग आता है पेशेंट और आराम से चल के चला जाता है। बस वो सिटिंग धीरे धीरे करके दी जाती है, जैसे 10 से 15 दिन में एक सिटिंग देते हैं, 6 सिटिंग तक देते हैं, उससे पेशेंट को सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आ जाता है। जेट प्लाज्मा फॉर ओके। अच्छा, जैसे अगर मैं कंपेयर करूं लेजर एंड आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड जेट प्लाज्मा, तो इन तीनों को अच्छा, क्या इसमें सर्जरी भी होती है? इसमें सर्जरी भी करी जा सकती है, वजाइनल टाइटनिंग सर्जरीज होती है, फिलर्स होते हैं, थ्रेड्स होते हैं। जैसे चेहरे पे लोग फिलर्स यूज करते हैं ना, ऐसे वजाइना में भी फिलर्स, थ्रेड्स, ये सब भी इस्तेमाल करे जा सकते हैं। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो इन चारों में, मतलब ऑब्वियसली सर्जरी इट्स पार्ट ऑफ पेन और सम ब्लीडिंग और समथिंग एल्स, राइट? सर्जरी में थोड़ा समय लगता है पेशेंट को ठीक होने में, और फिर वो सारा पूरा प्रोसीजर है, आप आएंगे, एडमिट होंगे, कई दिन रहेंगे, तो 1 दिन 2 दिन तो रहना ही पड़ेगा, एनेस्थीसिया फेस करना, सेल जांच करना, फिर एक डाउन टाइम, कम से कम 2 महीना लगेगा जब आप रिकवर कर पाएंगे और अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज पर आ पाएंगे। और जबकि डिवाइसेस ऐसा नहीं है, इनमें डाउन टाइम कुछ नहीं है, आपने आज कराया, आज से अपनी सारी एक्टिविटी करिए, तो बस आपको चल फिर करके सब काम करा करके चले जाना है। दूसरा लेजर जो है, लेजर हर प्रकार का लेजर वजाइना में नहीं है, लेजर के बारे में क्लियर करना चाहिए। लेजर कई प्रकार का है, इसमें केवल एक लेजर मशीन ऐसी है जो वजाइना से
ओके बाकी लेजर मशीन से वजाइना पे बर्न्स होने का, और वजाइना का जो एक स्ट्रक्चर होता है, वजाइना जो है वो फोल्डेड होती है। तो अगर हम हर कोई लेजर डिवाइस को यूज कर देंगे तो वजाइना की वो जो फोल्ड है वो, जिसकी वजह से जो उसका नॉर्मल फंक्शनिंग है उसमें फर्क है। ठीक है ना, हमें पाइप लाइक वजाइना नहीं चाहिए, वजाइना ऐसी होनी चाहिए जिसमें लोच। तो हर लेजर वहां पर नहीं सेफ है, केवल एक स्मूथ याग लेजर है जो सेफ है, जो सेफ। ठीक है ना। तो यहाँ पर हर लेजर को नहीं यूज करना है। दूसरा, रेडियो फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी डिवाइस है, पर रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ में कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। स्मूथ लेजर की भी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो डॉक्टर को भी बहुत महंगी पड़ती है तो पेशेंट को भी बहुत महंगी है। ये सब 1 करोड़ से ऊपर की डिवाइसेस, सिंगल डिवाइस। अच्छा। हाँ, तो फिर उसकी कॉस्ट तो पेशेंट को ही बेयर करना होगी। जो हमारी जेट प्लाज्मा फॉर हर है, ये है लगभग ये थोड़ी इकोनॉमिक डिवाइस है, तो हम इसमें थोड़ा सा पेशेंट को इकोनॉमिकली ट्रीट कर सकते हैं। प्लस इसमें कोई भी किसी तरह का बर्न, किसी तरह का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, कोई बैंड बन जाए, ये सब डर नहीं, कहीं पे अल्सर बन जाए, ये बिल्कुल भी डर नहीं। चेयर्स भी बहुत अच्छी है, चेयर्स में आकर के मल्टीपल सिटिंग्स लेनी पड़ती है, उससे भी बहुत आराम आता है। क्या इसमें कुछ स्टेजिंग होती है? जैसे मेरी अभी सर से बात हो रही थी तो फाइल्स के बारे में बात करें तो उन्होंने ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 हिसाब से बताया था। क्या इसमें भी कुछ ग्रेड्स होते हैं? इसमें भी ग्रेडिंग होती है। और जनरल लेक्सिटी को हम लोग फिंगर्स में नापते हैं। ओके। 2 फिंगर, मोर देन 2 फिंगर। ओके। तो 2 फिंगर थोड़ा सा हो जाता तो मशीनें काम करती है। जी। अगर 3 फिंगर हो रहा है या 2 फिंगर ज्यादा फैल रहा है तो फिर सर्जरी का। फिर सर्जरी का। अच्छा मैम, जैसे मतलब कुछ मेडिसिन होती हैं या कुछ मेडिसिन होती है जिनके कुछ ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब जैसे अधिकतर आदमी का डर ये है कि लेज़र है, बर्न कर रही है, तो आगे वहाँ पर कुछ हमें इन्फेक्शन या इट कैन बी सम सॉर्ट ऑफ कैंसर, इस टाइप की चीज़ें डेवलप हो सकती हैं। तो इस नज़रिए से अगर हम देखें तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके। यहाँ पर अभी हम अगर यहाँ की बात करें तो सबसे ज़्यादा इस चीज़ का ट्रीटमेंट कौन सा चलता है? लेज़र, रेडियो फ्रिक्वेंसी या जेट प्लाज्मा? देखिए, इन सारे ट्रीटमेंट को ना मोटे तौर पर लेजर ट्रीटमेंट बोल दिया जाता है। ओके। है ना, बेसिकली ये इनका सबका साइंस थोड़ा अलग अलग है जी। वो सबको समझ तो नहीं आता। ठीक है, अब अपन जो लाए हैं सबसे पहले यूपी में, पहले है जो जेट प्लाज्मा पर हर लाए जी। अभी तो यूपी में लेजर डिवाइसेस भी नहीं, जिस लेजर की मैं बात कर रही हूँ, स्मूथ याग लेजर, वो नहीं है, और जेट प्लाज्मा फॉर हर भी हम ही लेकर आए। ओके। ये जो हम बात कर रहे थे कीगल एक्सरसाइज की, इसका कहीं हमको रेफरेंस मिल सकता है या हर किताब में मिल जाएगा? हर किताब में मिल जाता है। ऑब्स गायनी के हर किताब में मिलेगा कीगल्स का। ओके। हर एमबीबीएस का बच्चा पढ़ता है इसको। अच्छा, एक क्वेश्चन में बीच में मेरे माइंड में आया था, जैसे हमने किसी ने ये ट्रीटमेंट जेट प्लाज्मा या लेजर करा लिया और उसको जो विजाइनल टाइटनिंग था वो प्रोसेस सक्सेसफुल हो गया, देन अगेन शी कंसीव, तो क्या फिर हम दोबारा इस ट्रीटमेंट को रिपीट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। मतलब इसकी सेटिंग का कोई लिमिट नहीं है? नहीं, कोई लिमिट नहीं है। सो सेफ कि इसको कितना भी लिया जा सकता है। कितना भी लिया जा सकता है। अच्छा, क्या इसमें कुछ एनेस्थीसिया टाइप की जरूरत पड़ती है? नहीं, कुछ नहीं जरूरत। तो साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं। राइट। अच्छा, डिलीवरी के बाद लेडीज को अपनी विजाइनल हेल्थ कैसे मेंटेन करना है? इसको एक्सरसाइज करके, और बाकी तो हाइजीन मेंटेन करना तो सभी के लिए आवश्यक है। बहुत फ्रीक्वेंट चाइल्ड बर्थ से अवॉइड करना चाहिए, कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना चाहिए ताकि जल्दी से कंसीव ना करें, अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपके पार्टनर की हाइजीन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जी। कुछ मैं आपसे क्वेश्चन सीधे पूछ रहा हूँ, नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन, विच वन इज बेटर? और विजाइनल लेक्सिटी? Vaginal laxity is secondary and normal delivery is always better, क्योंकि ईश्वर ने जो पैसेज बनाया बच्चा उसी से वो अच्छा है। पर अब आजकल जो है बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, मतलब क्योंकि हम लोग एक तो लेट बच्चे पैदा करते हैं और लेट शादियां हैं, बॉडी को उतना लोड नहीं रह जाता, तो सिजेरियन का इंसिडेंस पहले से बढ़ गया। लोग रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि 1 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, मुश्किलों से हो रहे हैं, तो लोग सिजेरियन की तरफ बढ़ गए हैं। लेकिन हमेशा नॉर्मल डिलीवरी ईश्वर की बनाई हुई चीज
नेचुरल चीज हमेशा बेहतर ही होती है। जी। फ्लेक्सिबिलिटी तो सिजेरियन वालों को भी होती है, अच्छा, उनको भी होती है। क्योंकि चाइल्ड तो फुल टाइम 9 महीने तो वो भी मिलती है। वो भी राइट राइट। अच्छा, एक्सरसाइज या डिनर, इसका रिजल्ट फास्टर रहता है? एक्सरसाइज आपको होने से बचाएगी, जी। ना लैक्सिटी होने से बचाएगी, अब जी। तो ये तो डिनर आपकी मदद करेगी। ओके। और व्हाट अबाउट आफ्टर मेनोपॉज, इसका क्या इम्पैक्ट रहता है? देखिए मेनोपॉज के बाद में एट्रोफी होती है। एट्रोफी मतलब कि आपका जब एस्ट्रोजन बनना बंद, तो वजाइना की जो स्किन होती है वो ड्राई होती है। तो ड्राई होने के कारण वजाइना जो आराम से फैलती थी वो फैलना बंद हो जाती है, उतना नहीं फैलती, तो ज्यादा थोड़ी नैरो हो जाती है। वहाँ डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती है, वहाँ पे रूखेपन की प्रॉब्लम आना, ना इंटरकोर्स पेनफुल हो जाना, ये प्रॉब्लम्स आती है। ये प्रॉब्लम। तो एक लास्ट जो है वो ये है कि आप अपने यूथ या जो भी लेडीज हैं उनको अगर आप कुछ मैसेज पास करना चाहें रिगार्डिंग दिस रिगार्डिंग दिस टॉपिक। सारी भारत की जो महिलाएं, जो फीमेल्स हैं, दे आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी हैं। अपनी सेहत का और ज्यादा ख्याल रखें, अपना पूरा ध्यान रखें, अपनी चॉइस से बच्चे पैदा करें, टाइम पे बच्चा पैदा करें, और बच्चा होने के बाद भी डॉक्टर से मिलें। थैंक यू। तो दोस्तों, अभी हमने मैम के साथ बहुत अच्छे टॉपिक पर डिस्कस किया। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है जिसको लोग यूजुअली डिस्कस नहीं करते हैं। अगर मेरी अपने सभी माताओं बहनों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम फील होती है, अपने हस्बैंड को बताएं, अपने घर पे बताएं और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, सो दैट उनको राइट टाइम पर राइट ट्रीटमेंट मिल सके और उनको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। इसी के साथ आपको एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आपको ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और अच्छी अच्छी मिलती रहे। थैंक यू।